नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। खुदरा महंगाई में लगातार बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता का बीजेपी पर जोरदार तंज। कहा, चंदाजीवियों ने महंगाई में भारत को विश्व गुरु बना दिया। जी हां, आपको बता दें कि भारत में महंगाई ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की सभी चीज़ों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि हुई है। इस महंगाई से जहां आम आदमी के कमर टूट चुके हैं तो वहीं सरकार खामोश भाव से जो हो रहा है होने दो की तर्ज पर आंख मूंद कर बैठी हुई है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भारत में खुदरा महंगाई 6 महीने में शीर्षतम स्तर पर पहुंच गई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा महंगाई दर में मई में 6.3% का आंकड़ा छू लिया है, जबकि यह अप्रैल में 4.23% थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर ट्विटर के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी दोनों में अपने भारत को विश्वगुरु बना दिया है। सुरजेवाला ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वाह चंदाजीवी, मान गए आपको, मोदी जी हैं तो यही सब मुमकिन है। राम जन्मभूमि घोटाले को लेकर शंकराचार्य ने कहा, ट्रस्ट में भ्रष्टाचारी भरे हैं, चंपत राय को पीएम तुरंत हटाए। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट पर लगे जमीन घोटाले के आरोप के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ चुके हैं। विपक्षी दलों के नेता ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जिन लोगों पर घोटाला करने का आरोप लगे हैं उन्हें उनके पद से हटाने की मांग की है। इसी बीच अब शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का बयान भी सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को उनके पद से हटाने की मांग की है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को गैर जिम्मेदार करार दिया है। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप इवेंट को पीएम मोदी ने किया संबोधित, इन्वेस्टर्स को भारत आने का दिया ऑफर। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप इवेंट विवा टेक के 5वें संस्करण में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 775 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता है, जो कई देशों की जनसंख्या से अधिक हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे सस्ते डेटा की खपत करने वाले देशों में भारत एक है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दुनिया भर के इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं दुनिया को प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और ओपन मार्केट की संस्कृति, इन 5 स्तंभों के आधार पर भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत के स्टार्टअप जगत को यूजर फ्रेंडली और हेल्थ केयर उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक स्फूर्ति और उत्साह से भरा देश है। भारत दुनिया को अगली महामारी से बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सीबीएसई 12वीं की रिजल्ट प्रक्रिया को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 12वीं की रिजल्ट की प्रक्रिया को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। शीर्ष अदालत ने इससे पहले केंद्र, सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE को 12वीं की कक्षा के छात्रों के लिए परिणाम घोषित करने के मानदंड के बारे में सूचित करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। सीबीएसई ने इसके लिए 4 जून को 13 सदस्यीय समिति का गठन किया था। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि CISCE 20 जुलाई को 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा। छात्रों के 12वीं के नतीजे 11वीं और 12वीं के इंटरनेशनल मार्क्स पर आधारित होंगे। यह 2015 से 2020 तक के छात्रों के सर्वश्रेष्ठ अंकों पर विचार करेगा। सीबीएसई ने अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट और प्रैक्टिकल टेस्ट के मोड में बदलाव को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। बोर्ड ने अपने संबद्ध स्कूलों को लंबित आंतरिक या व्यवहारिक परीक्षाओं को ऑनलाइन पूरा करने के लिए कहा है। चिराग पासवान ने पार्टी के बागी नेताओं को दी चुनौती, कहा मैं शेर का बेटा हूं, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। जी हां, आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर मचे घमासान के बीच पार्टी के नेता चिराग पासवान ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना पक्ष रखा। चिराग ने कहा कि कुछ समय पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जो हुआ मेरे लिए ठीक नहीं था। पार्टी में फूट और बिहार की राजनीति में अलग थलग पड़ने के बीच चिराग ने कहा कि एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
लड़ाई लंबी है और समय समय पर सवाल का जवाब वो देंगे। दरअसल एलजेपी की 6 सांसदों में से 5 सांसदों ने बगावत कर चिराग की जगह पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नया नेता नियुक्त किया है। इसके बाद आपको बता दें कि चिराग पासवान ने इसके जवाब में पटना में मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर इन सभी असंतुष्ट नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया। पशुपति कुमार पारस चिराग के चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के भाई हैं। आगरा में ताजमहल सहित सभी स्मारक खुल गए, पहले दिन रही बहुत कम रौनक। जी हां, आपको बता दें कि आगरा में ताजमहल, आगरा का लाल किला समेत सारे स्मारक बुधवार से खुल गए हैं। कोरोना की दूसरी भयानक लहर के दौरान इन्हें बंद कर दिया गया था। इस मामले में पुरातत्विक डॉक्टर बीके स्वर्णकार ने कहा है कि समिति पर्यटक संख्या के साथ ही ताजमहल को खोला जाएगा, लेकिन अभी पर्यटकों की संख्या बहुत कम ही रहेगी। स्वर्णकार के मुताबिक महामारी के चलते 16 अप्रैल को ताजमहल और आगरा का किला बंद किए जाने के बाद आगरा पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब कोरोना का कहर कम होने के बाद स्मारकों को 16 जून से फिर से खोला जा रहा है। इन ऐतिहासिक स्मारकों को दोबारा खोलने पर सीमित संख्या में ही पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा। एक दिन में कितने पर्यटकों को प्रवेश मिलेगा, इस पर यूपी सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक के बाद ही कोई फैसला हो सकता है। भारतीय सेना ने पहली बार नेपाली महिलाओं को दिया मौका, मिलिट्री पुलिस के लिए खोली भर्ती। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पहली बार मिलिट्री पुलिस में नेपाली महिलाओं के लिए भर्तियां निकाली हैं। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब भारतीय सेना में नेपाली युवाओं की भर्ती को रद्द करने की मांग उठ रही है। सेना का कहना है कि वह युवाओं के लिए दायरा बढ़ाने के लिए पुरुष और महिला दोनों तरह के नेपाली युवाओं की भर्ती जारी रखना चाहती हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने पात्र नेपाली महिलाओं को ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा करने का ऐलान किया है। वहीं इस घोषणा के साथ एक निश्चित मानदंड निर्धारित किए गए हैं, लेकिन उन बच्चों को भी छूट दी गई है जिनके माता पिता भारतीय सेना के दौरान शहीद हुए हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी घोषणा पत्र के मुताबिक इसके लिए महिलाओं को 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। वहीं भर्ती प्रक्रिया के लिए 10वीं क्लास पास 16 से 21 साल की उम्र और 152 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई की महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।